गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मैकेनिक्स की अगली वीडियो क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय की गति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रॉकेट होता है, उसमें द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है और वो गति करता रहता है। इस प्रकार के निकाय के बारे में हम गति करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है, मैकेनिक्स से रिलेटेड। तो इसमें हमारे टॉपिक को हम रॉकेट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रॉकेट का आप मोटा रूप जानते हो कि इस तरह से होता है और उसके पीछे ये गर्म गैसें निकलती हैं नीचे की तरफ, और रॉकेट उसके झटके से ऊपर की ओर गति करता है। तो रॉकेट जो हमारा है वो उस नियम पर कार्य करता है, जेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो जेट का सिद्धांत मतलब ये जो गर्म गैसें जो निकलती हैं इसमें से, वो जेट के रूप में निकलती है, एक साथ झटके के रूप में निकलती है, और रॉकेट उसी त्वरण से ऊपर की ओर गति करता है। क्योंकि रॉकेट और इस गैस का जो ये पूरा निकाय है, इसका संवेग संरक्षित रहता है। तो झटके के साथ गैसों के निकलने से पहले और बाद में संवेग समान रहता है। तो जितने संवेग से ये गैसें निकलती हैं, उतने ही संवेग से रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। या यूँ कह सकते हैं कि जितने त्वरण से ये गैसें निकलती हैं, उतने त्वरण से ये ऊपर की ओर गति करता है। तो पहले तो हमारा जो इसका जो पहला जो इक्वेशन हमें निकालना होगा, उसमें यह है कि हमें परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय की गति के लिए गति का समीकरण निकालेंगे, जो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार होगा। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो रॉकेट है उसका द्रव्यमान m है, हमने माना रॉकेट प्लस ईंधन, और उसका वेग है v प्रारंभ में। फिर डेल टी समय के बाद उसके द्रव्यमान में कमी हो गई m प्लस डेल एम। डेल एम द्रव्यमान की जो गैसें हैं वो बाहर निकल गई, गर्म गैसें। किस वेग से? u वेग से बाहर निकल गई गर्म गैसें। मान लिया u वेग से, रॉकेट v वेग से ऊपर की ओर चल रहा है। ठीक है, तो हम लगाते हैं संवेग संरक्षण का नियम, या यूँ कहते हैं कि फोर्स निकालते हैं। फोर्स क्या होता है? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन समय अंतराल। संवेग में परिवर्तन बटा समय, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है ना। माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये अंतिम संवेग में से माइनस संवेग, हम प्रारंभिक संवेग घटा रहे हैं, इसलिए माइनस इसमें शामिल हो जाएगा, इसलिए माइनस नहीं आएगा। तो अंतिम संवेग, अंतिम में क्या हुआ? अंतिम में ये हुआ कि डेल एम द्रव्यमान की गैसें बाहर निकल गई, और इसके द्रव्यमान में डेल एम द्रव्यमान की कमी हो गई रॉकेट के द्रव्यमान में, और ये डेल एम द्रव्यमान की गैसें यू वेग से बाहर निकल गई। तो हमारे पास में जो फोर्स एफ आएगा, एम माइनस डेल एम, इसका वेग हो जाएगा v प्लस डेल वी। डेल वी वेग उसमें बढ़ जाएगा, बहुत कम होता है डेल वी, लगभग 0 के बराबर होता है, उतना वेग इसमें बढ़ जाएगा। मतलब ये होता तो ज़्यादा है, 0 के मतलब रॉकेट के लिए तो बहुत ज़्यादा होगा, परंतु अंतर बहुत कम होगा। हम वी वेग ही काफ़ी ज़्यादा लेंगे तो डेल वी उसमें बहुत कम परिवर्तन आएगा, मतलब एक चरण में बहुत कम परिवर्तन आता है। इसलिए तो हम बहुचरणीय रॉकेट आगे पढ़ेंगे, हम बहुचरणीय रॉकेट यूज में लेते हैं। तो डेल वी का मान बहुत कम होता है, परंतु ये v का मान अधिक होता है, तो डेल वी का मान जुड़ने से और थोड़ा अधिक हो जाता है, प्लस डेल एम यू। तो ये तो रॉकेट का द्रव्यमान गैस से निकलने के बाद, और ये उसका वेग रॉकेट का, और ये गर्म गैसों का द्रव्यमान, और ये उसका गर्म गैसों का द्रव्यमान का वेग। तो ये अंतिम संवेग आ गया, माइनस ये प्रारंभिक संवेग अपॉन बाद का समय, तो t प्लस डेल टी है, माइनस और ये पहले का समय t। ठीक है ना। t समय पर जो द्रव्यमान और वेग ये थे, t प्लस डेल टी समय पर द्रव्यमान और वेग ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास में बल आ गया।
अब आगे इन दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम वी अपॉन, इसको सोल्व करेंगे तो डेल टी आ जाएगा, माइनस वी डेल एम डेल टी, ये वी डेल एम डेल टी, माइनस डेल वी डेल एम अपॉन डेल टी, ये एम को वी से कर दिया, एम को डेल वी से नहीं करा अपन ने, है ना, तो कर लेते हैं, प्लस एम डेल वी अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एम अपॉन डेल टी, ये और माइनस एम वी अपॉन डेल टी, ये हमारे पास में आ गया। बस हमने ब्रैकेट खोल के केवल मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है। एम बी अपॉन डेल टी, एम बी अपॉन डेल टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ लिखेंगे कि जो हमारा ये जो निकाय है इसमें द्रव्यमान हमेशा कम हो रहा है, ठीक है ना, चाहे धीरे ही कम हो परंतु कम हो रहा है, चाहे कम मात्रा में कम हो परंतु कम हो रहा है, जीरो की ओर अग्रसर है द्रव्यमान। और समय भी जो चेंज हो रहा है, जितने समय में द्रव्यमान कम होता है वो समय भी लगभग जीरो के बराबर ही है। बहुत माइन्यूट समय होता है इसमें द्रव्यमान चेंज होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो ये डेल टी है ये लगभग जीरो के बराबर है, और ये डेल वी है ये भी लगभग जीरो के बराबर है। परंतु हम रॉकेट का जो प्रारंभिक वेग लेते हैं, अब इतना बड़ा रॉकेट होता है उसको उठाने के लिए वेग हमें अधिक चाहिए होता है, तो ये डेल वी बहुत उस वेग से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा अंतर लाने के लिए, तो वो उसमें शामिल होकर उसको वेग को बढ़ा देता है, रॉकेट ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये लगभग जीरो के बराबर लेना है अपन को, ठीक है ना। डेल टी इतना कम समय है, गैसों को निकलने में समय कम होना चाहिए, नहीं तो रॉकेट ऊपर नहीं उठ पाएगा, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। और हमारा ये जो डेल एम अपॉन डेल टी है ये माइनस डी एम अपॉन डी टी होगा, क्योंकि समय के साथ में द्रव्यमान में कमी हो रही है, और डेल एम डेल टी को डी एम अपॉन डी टी लिख दिया और माइनस में लिख दिया, और ये जो डेल वी अपॉन डेल टी है ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। तो ये सब अप्लाई करते हैं इसमें, तो फोर्स एफ, और ये जो वेक्टर एफ पे लगा रखा है ये वेक्टर हम वी पे भी लगा सकते हैं यहाँ, क्योंकि जब वेक्टर यूज में ले ही रहे हैं तो हम वेक्टर लगा ही लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो अब ये v, ये डेल एम अपॉन डेल टी, तो ये हो जाएगा v डी एम अपॉन डी टी, और ये प्लस एम डी वी अपॉन डी टी, ये दोनों पद आ गए। ये माइनस का प्लस इसलिए हुआ क्योंकि हमने डेल एम अपॉन डेल टी को माइनस पे डी एम अपॉन डी टी लिखा, और ये आ गया। अब ये डेल वी लगभग जीरो के बराबर है, डेल एम भी बहुत कम है, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इसका भी हो गया, ये लगभग जीरो के बराबर हो गया, और ये भी आ गया, और ये कट गए, ये सब आ गए। तो हम इस इक्वेशन को मिटा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये हो जाएगा एफ, ये वी, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, डी अपॉन डी टी एम वी माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, ये भी एक इक्वेशन हो सकती है वन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय के लिए न्यूटन गति के द्वितीय समीकरण है, द्वितीय समीकरण है न्यूटन गति की परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय के लिए। इसमें हम
ये बोल सकते हैं कि अगर जो रॉकेट से जो गैसें बाहर निकल रही हैं उसका वेग जीरो नहीं है, मतलब यू है, तो जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर नहीं होता है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है, इस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है ना, ये हम जान गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, इसका मान निकालेंगे v dm अपॉन dt। नहीं, एक मिनट एक मिनट, इस पद का मान निकालेंगे m dv अपॉन dt इक्वल टू, अब देखो f तो आएगा ही, इसको एक्सटर्नल लिख सकते हैं या बाहर ही लिख सकते हैं, प्लस ये u इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, v इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो u माइनस वी कॉमन आ जाएगा और लिख लेगा dm अपॉन dt। ठीक है ना, और u माइनस वी को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो गर्म गैसों का वेग है, ये रॉकेट का वेग है, तो गर्म गैस का वेग रॉकेट के सापेक्ष है, तो इसको हम एक निर्वातक वेग से लिखते हैं, निर्वातक वेग को वी से इंडिकेट करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन होगी m dv अपॉन dt इक्वल टू f बाहरी फोर्स, बाहरी फोर्स क्या है, ये गुरुत्वीय बल के कारण और वायु के प्रतिरोध के कारण फोर्स है, गुरुत्वीय बल के कारण और वायु के प्रतिरोध के कारण फोर्स है, परंतु इसको लगभग नगण्य मानते हैं। गुरुत्वीय बल के कारण फोर्स तो होता है, परंतु उसमें गुरुत्वीय बल में जो परिवर्तन होता है और कारणों से, उसको हम नहीं मानेंगे, उसको हम जीरो मानेंगे। और जो वायु प्रतिरोध के कारण जो बल लगता है उसको भी हम नगण्य मानेंगे। ये F फोर्स आता है गुरुत्वीय बल और वायु प्रतिरोध के कारण बल, और ये हो जाएगा VR dm अपॉन dt। ये इक्वेशन नंबर 2। इसमें जो ये फोर्स है F बाहरी, ये वायु प्रतिरोध और गुरुत्वीय बल के कारण है, ये नीचे की ओर लगेगा। VR है गर्म गैसों के कारण जो वेग है, ये भी नीचे की ओर लगेगा। तो ये जो पूरा फोर्स है ये नीचे की ओर लगता है, और ये जो पूरा फोर्स है ये ऊपर की ओर लगता है, ये ध्यान रखना। तो ये जो नियम है ये बताता है कि ये पद क्या बताता है, ये पद ये बताता है कि जो गर्म गैसों का वेग, जो गर्म गैसें अलग हो रही हैं रॉकेट से, उसके कारण जो संवेग में परिवर्तन है, या जो उसके कारण जो प्रतिक्रियात्मक बल रॉकेट पे लगता है, उसको ये इंडिकेट करता है। ये तो संवेग में परिवर्तन बताता है गर्म गैसों में, और ये जो उसको बताता है ये कि गर्म गैसों के निकलने से जो रॉकेट पे प्रतिक्रियात्मक बल लगता है उसको ये इंडिकेट करता है, ये पूरा समीकरण। ठीक है ना, m dv अपॉन dt। m तो द्रव्यमान है, ये वेग परिवर्तन की दर है, तो ये पूरा बल आ गया। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि ये दोनों फोर्स नीचे की ओर कार्य करते हैं और ये ऊपर की ओर, और ये वायु प्रतिरोध और गुरुत्वीय बल के कारण फोर्स है, और ये जो बल है अंतिम पद, ये बल प्रतिक्रियात्मक बल है, गर्म गैसों के बाहर निकलने से रॉकेट पर लगता है, और ये पूरा आपको एक रॉकेट पर लगने वाला बल बता रहा है। m dv अपॉन dt मतलब इतने फोर्स से रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, इसका फोर्स नीचे लग रहा है, परंतु क्या होता है कि जैसे हम नाव किनारे पे लेके जाते हैं, तो नाव किनारे पे रुकती है, हम नाव से किनारे पे जाते हैं, तो नाव से पैर रख के फिर ऊपर किनारे पे कूदते हैं, तो नाव थोड़ी पीछे की हो जाती है और हम आगे की ओर चले जाते हैं। तो ये नीचे की ओर जाता है फोर्स, और ये आगे की ओर चलाता है रॉकेट। ये गर्म गैस है नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर।
ये इस तरह से इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास में क्या है, हम एक चरनी रॉकेट के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि पहले जो शुरू में जो बनाया गया था वो एक चरनी रॉकेट ही बनाया गया था, वन स्टेप सिंगल स्टेप रॉकेट। उसमें क्या होता है, एक कक्ष तो होता है जिसमें ईंधन रखा जाता है, और एक कक्ष होता है जिसमें दहन कोष्ठ होता है, दहन कोष्ठ। इस तरह से आपके बुक में डायग्राम भी बनाया हुआ है। दहन कोष्ठ होता है, उसमें दो नलियां लगी हुई होती हैं दहन कोष्ठ में। एक में ऑक्सीकारक पदार्थ डालते हैं, एक में ईंधन डालते हैं, फ्यूल, और वो दोनों यहाँ आके मिलते हैं तो दाब अधिक हो जाता है और गैसें जलने लगती हैं, मिलकर उष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, जिससे के कारण गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं और इससे बाहर निकलती हैं पीछे से, ठीक है ना। तो एक झटके के साथ बाहर निकलती हैं, जिससे क्या होता है कि पूरे निकाय का संवेग संरक्षित है, जैसे रॉकेट और गैसों का। तो जैसे ही संवेग जिस संवेग से गैसें बाहर निकलती है, उसी संवेग से रॉकेट धक्का खा के आगे की तरफ गति करता है। तो जितना त्वरण गर्म गैसों के निकलने का बाहर की ओर होता है, रॉकेट उसी त्वरण से आगे की ओर गति करता है। तो ये सिंगल स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि रॉकेट अधिकतम वेग प्राप्त नहीं कर पाता जितना हमें चाहिए होता है, क्योंकि कुछ सीमाएं होती हैं हर चीज की, ठीक है ना। और ये तो जानते ही हैं कि रॉकेट में जो ईंधन होता है वो ठोस और द्रव के रूप में रॉकेट में भरा जाता है। तो मेनली हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब ऑक्सीकारक पदार्थ और ईंधन को दहन कोष्ठ में मिलाया जाता है या मिलते हैं वो पाइप से आके, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्म गैसें बनती हैं, वो एक जेट के साथ, एक झटके के साथ बाहर निकलती हैं, जिससे रॉकेट आगे की ओर गति करता है, ठीक है। और अब आता है हमारा टॉपिक बहुचरणीय रॉकेट, मल्टी स्टेज रॉकेट। इससे पहले हम एक इक्वेशन निकालेंगे जिसमें हम ये लेते हैं कि अभी हमने किया था ना, जैसे m रॉकेट का द्रव्यमान है, जिसमें रॉकेट का द्रव्यमान है और ईंधन का द्रव्यमान है, और v रॉकेट का वेग है t समय पर, ठीक है ना। और dt समय में dm गैसें बाहर निकली, dm द्रव्यमान की गैसें, तो dm द्रव्यमान की गैसें बाहर निकली और वो रॉकेट आगे की ओर उसी झटके से आगे की ओर गति करा। तो जो गैस का निर्वातक वेग है वो क्या हो जाएगा, u माइनस वी। जो गर्म गैसों का पीछे की ओर जो रॉकेट से निकलने के लिए जो वेग होता है वो u माइनस वी, या u क्या है, गर्म गैसों का वेग है, v रॉकेट का वेग है। गर्म गैसों का वेग रॉकेट के वेग के सापेक्ष, v आर गैसों का निर्वातक वेग, ठीक है ना। अब हमारे आती है, हमने जो समीकरण निकाली थी ये समीकरण हम लिखते हैं रॉकेट के लिए। रॉकेट पर गर्म गैसों के कारण जो प्रतिक्रियात्मक बल लगता है उसका समीकरण है ये, ठीक है ना। अब इसमें ये दोनों फोर्स नीचे की ओर कार्य कर रहे हैं, ये ऊपर की ओर, मैंने अभी बताया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। इसमें ये जो फोर्स है बाहरी, ये गुरुत्वीय बल और वायु प्रतिरोध बल है, और ये जो वी आर डी एम अपॉन डी टी है ये संवेग परिवर्तन है। किसमें, गर्म गैसों के बाहर निकल रही है उसके संवेग में परिवर्तन को इंडिकेट करता है, संवेग में परिवर्तन की दर को इंडिकेट करता है, क्योंकि देखो एम वी अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो अब जो एफ बाहरी है इसमें दो चीजें हैं, एक तो वायु के प्रतिरोध का बल और एक गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल में जो परिवर्तन होता है ऊंचाई के साथ, जैसे हम जानते हैं कि ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय बल घटता है, जी का मान घटता है, परंतु हम उसको अगर नेग्लिजिबल माने कि ऊंचाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है गुरुत्वीय बल में, ठीक है ना, और वायु प्रतिरोध के बल को नगण्य माने, तो जो एफ बाहरी होता है इसको हम mg ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मान हम mg ले लेंगे, m dv अपॉन dt बराबर mg
प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी। अब हमने ये बताया कि ये फोर्स तो नीचे की ओर है, ये फोर्स ऊपर की ओर है, क्योंकि ये वेलोसिटी रॉकेट की है और ये ऊपर की ओर है, ये जी नीचे की ओर लगेगा, वी आर नीचे की ओर लगेगा, तो ये दोनों फोर्स नीचे की ओर होंगे। तो इनमें जो हम माइनस चिन्ह लेना होगा हमें, कैसे, एम डी वी अपॉन डी टी, ये तो ऊपर की ओर है, और इसको ऊपर की ओर करने के लिए माइनस एम जी माइनस वी आर डी एम अपॉन डी टी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डी टी अपॉन एम से, डी टी अपॉन एम से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे समीकरण को, तो ये हो जाएगा डी वी इक्वल टू माइनस जी डी टी माइनस वी आर डी एम अपॉन एम। इंटीग्रेशन का, समाकलन का निशान चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब क्या है कि प्रारंभ में जब t का मान 0 है, प्रारंभ में t समय 0 है, तब जो द्रव्यमान है रॉकेट का m, वो m0 है, ऐसा हम लेते हैं। और t का मान 0 है तो वेग का मान v0 है। जैसे t का मान 0 है तो वेग का मान है v0 और m का मान है m0। ये प्रारंभ की स्थिति है। ठीक है ना, पहले इसका समाकलन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू माइनस जी टी माइनस वी आर लोग आधार ई एम प्लस सी, ये इक्वेशन हमारे पास में आएगी। अब हम ये ऊपर वाली कंडीशन लगाएंगे, t को 0 रखेंगे और t को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये v0 हो जाएगा, माइनस वी आर लोग आधार ये m0 हो जाएगा प्लस c। तो c का मान कितना आ जाएगा, v0 प्लस वी आर लोग m0। अब ये जो मान हमारे पास c का है, कांस्टेंट का, समाकल नियतांक का, वो इसमें रख देंगे। ठीक है ना, तो v बराबर माइनस जी टी माइनस वी आर लोग m प्लस v0 प्लस वी आर लोग m0। तो हम v जो अंतिम वेग है रॉकेट का, उसको लिख सकते हैं v0, इसमें ये वी आर कॉमन आ जाएगा, प्लस वाला ही ले लेते हैं, और लॉग और m0 अपॉन m आ जाएगा, इतना तो आप जानते होंगे, और माइनस जी टी, क्योंकि ये वी आर कॉमन आएगा तो लोग m माइनस का आएगा, लोग m0 प्लस का आएगा, तो इसको लोग m0 अपॉन m लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। इसमें ये g और t ये बताता है, g तो गुरुत्वीय बल का प्रभाव बताता है, और जो t है वो ये समय है, जो कि ईंधन के जलने में लगा समय होता है। ठीक है ना, इसका मान बहुत अल्प होता है, तभी रॉकेट ऊपर उठ पाएगा, क्योंकि अगर गुरुत्वीय बल का मान ज़्यादा होगा तो माइनस, इसमें माइनस घटने वाली राशि ज़्यादा हो जाएगी, तो गुरुत्वीय बल का मान ज़्यादा होने से रॉकेट का अंतिम वेग कम हो जाएगा। अगर ईंधन के जलने में समय अधिक लगेगा, टी का मान अधिक होगा, तो ये भी गुरुत्वीय बल का मान, इस जी टी का मान अधिक प्रभावी हो जाएगा, तो v का मान कम हो जाएगा, रॉकेट भारी हो जाएगा, रॉकेट उठ नहीं पाएगा उस वेग से जो हम चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें इस गुरुत्वीय बल का मान और ईंधन की जलने में लगा समय कम लगना चाहिए, ऐसा हमें डिजाइन करना चाहिए रॉकेट कि गुरुत्वीय बल का मान कम से कम हो, और तभी तो ऐसे बनाते हैं नुकीला, और टी का मान जलने में, जो ईंधन के जलने में जो समय है वो कम से कम लगे, जल्दी से जल जाए ईंधन। तो उस तरह से इस जीटी को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस प्रकार से आएगी, v बराबर v0 प्लस वी आर लोग m0 अपॉन m। ठीक है, अब जो ये प्रारंभिक वेग है v0, इसको भी लगभग 0 के बराबर लिया जाता है गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण, इसको भी 0 के बराबर लिया जाता है।
तो v0 को भी हटा देंगे तो हमारे पास रॉकेट का अंतिम वेग आएगा vr log m0 अपॉन m। ये रॉकेट का अंतिम वेग आएगा। और ये फार्मूला पूछा भी जाता है, कई बार क्वेश्चन भी आया है कि रॉकेट का अंतिम वेग आप प्राप्त कीजिए, और ये लिखा हुआ आता है कि v बराबर vr log m0 अपॉन m। कैसे आता है ये आप हमें स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ तक आपको हल करना होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में बहुचरणीय रॉकेट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि सिंगल स्टेज रॉकेट होता है, जो एक चरणीय रॉकेट होता है, उससे उतना रॉकेट का वेग, अंतिम वेग प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिससे रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाए और अधिक ऊंचाई तक जा सके अंतरिक्ष में, उससे हम जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हमें बहुचरणीय रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका एक नियम भी है कि जब बाहरी बल, जो गुरुत्वीय बल है और वायु प्रतिरोध बल है, उसको नेग्लिजिबल मानने पर भी हमारा जो अंतिम वेग आता है वी आर log m0 अपॉन m, उसमें वी आर और m0 अपॉन m के मान को बढ़ाकर ही हम अंतिम वेग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब वी आर और m0 अपॉन m के मान एक सीमा तक ही बढ़ सकते हैं, एक सीमा तक ही बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वी आर का मान है वो केवल अधिक से अधिक 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड ही लिया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद में शीतलन की समस्या हो जाएगी, उसको ठंडा करने की समस्या हो जाएगी, रॉकेट को ठंडा करना पड़ेगा हमें, वो समस्या हो जाएगी। इसलिए हम अधिक से अधिक निर्वातक वेग 2.5 किलोमीटर पर सेकंड ले सकते हैं, और m0 अपॉन m इसका मान 4 ले सकते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए हमें ईंधन को अधिक से अधिक मात्रा में स्टोर करना पड़ेगा, और जो कवच होगा रॉकेट का वो अधिक सॉलिड होना पड़ेगा, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके लिए व्यवस्था वो हो नहीं पाता इतना सॉलिड, तो क्योंकि ज़्यादा ईंधन होगा तो जलने में फिर ज़्यादा विस्फोट होगा बड़ा, तो इसलिए m0 अपॉन m का मान अधिक से अधिक 4 आ सकता है, ठीक है ना, 4। तो ये मान हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास मान आएगा log 4 कितना होता है देख लेना आप टेबल में, 1.39 3.5 किलोमीटर पर सेकंड। ये होता है अंतिम वेग 3.5 किलोमीटर पर सेकंड। परंतु जो रॉकेट, जो पृथ्वी से जो वस्तु के पलायन का जो वेग होता है वो पिंड के 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और जो पृथ्वी की सतह के पास में जो कक्षीय वेग होता है वो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इन दोनों से ये वेग काफी कम है। इसका मतलब रॉकेट अंतरिक्ष में जा ही नहीं पाएगा एक चरण में, इसलिए हम बहुचरणीय रॉकेट इस्तेमाल करते हैं। तो बहुचरणीय रॉकेट इस्तेमाल करने के लिए ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 या 4 या 5 चरण हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक चरण का ईंधन जलता है, एक चरण का ईंधन कार्य करता है, फिर उसका वो द्रव्यमान भाग अलग हो जाता है। जितने त्वरण से वो अलग होता है रॉकेट, उतने ही त्वरण से आगे की ओर बढ़ता है। फिर दूसरे चरण का ईंधन जलता है, वो कार्य करता है। दूसरे चरण के ईंधन का द्रव्यमान अलग होते ही, गैसें वगैरह अलग होते ही, दूसरे चरण का जो भाग है वो अलग होते ही, उसी त्वरण से रॉकेट और त्वरित होता है और आगे बढ़ता है। इस तरह से 3-4 चरण जब पूरे होते हैं तो रॉकेट का वेग बहुत अधिक हो जाता है और हमें जितना वेग चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम ये जानते हैं कि हम अगर रॉकेट का भार उतना ही लें और ईंधन भी उतना ही लें और एक चरणीय रॉकेट इस्तेमाल करें, उसमें एक रॉकेट में हम बहुचरणीय रॉकेट इस्तेमाल करें, तो बहुचरणीय वाले रॉकेट का वेग बहुत अधिक होगा एक चरणीय की तुलना में, चाहे भले ही रॉकेट का भार और ईंधन सेम हो, ठीक है ना। परंतु बहुचरणीय में ज़्यादा हमें वेग प्राप्त होता है। इसलिए आजकल जो हमारे रॉकेट बनाए जाते हैं वो बहुचरणीय रॉकेट, वो जो बनाए गए रॉकेट वो बहुचरणीय ही बनाए गए, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक है परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय की गति, मोशन ऑफ सिस्टम विथ वेरिंग मास, ठीक है ना। आपको कैसा लगा आप कमेंट करना जरूर। थैंक यू वेरी मच।